नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डीसी की हॉरर स्टोरीज़ में। आज के इस वीडियो में भी मैं आपको दो कहानियां सुनाने जा रहा हूं, जिनमें से पहली है कोटा के दो स्टूडेंट्स के बारे में, जिनका नाम आरव और विजय था, जिन्हें एक हवेली में जाकर भूतिया एहसास हुआ। और आज की हमारी दूसरी कहानी है जंगल की एक चुड़ैल के बारे में। तो बिना देर किए बढ़ते हैं हमारी पहली कहानी की तरफ, भूतिए बंगले का सफ़र। कहते हैं कभी कभी आपके साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी आपने कल्पना भी ना की हो। सोचिए, जिसे आप अपना दोस्त समझकर उसके साथ चल रहे हो, आपको पता चले कि वो आपका दोस्त हो ही ना, वो तो एक। मेरा नाम आरव है और मैं कोचिंग के लिए कोटा गया हुआ था। मैं वहाँ पर एक हॉस्टल में रहता था। मेरे साथ मेरा रूममेट भी था, उसका नाम विजय था। एक दिन हम लोग ऐसे ही बात कर रहे थे कि अचानक हमारी बातें भूतिया जगहों पर होने लगी। तभी विजय ने मुझसे कहा, तुझे पता है, यहाँ भी एक डरावनी जगह है। लोग कहते हैं वहाँ पर कोई छलावा रहता है। अगर एक बार वहाँ कोई चला गया तो अगले दिन उसकी लाश ही मिलती है। मैं ये सुन के थोड़ा चौंक गया। मैंने कहा, क्या यहाँ भी कोई ऐसी जगह है? तुझे पता है उस जगह के बारे में? विजय ने कहा, हाँ भाई, यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर एक भूतिया बंगला है। कहते हैं इस बंगले में सुबह जाओ तो कुछ नहीं होता, लेकिन रात में जाने वाले के साथ क्या होता है ये तो बस वो ही जान सकता है। आरव इन सब बातों को सुनकर थोड़ा रोमांचित हो गया था। उसने कहा, क्यों ना इस जगह को एक बार देखा जाए, और वो भी रात में। विजय ये सुनकर घबरा गया। उसने डरते हुए कहा, तू पागल तो नहीं हो गया है? मरना है क्या वहाँ जाकर? तो आरव ने हंसते हुए कहा, अबे साले, तू एक नंबर का डरपोक है। ये भूत वगैरह कुछ नहीं होते। ये सब अंधविश्वास होता है जो लोगों के द्वारा फैलाया गया है। और तू डर मत, मैं हूं ना तेरे साथ। तो बस फैसला हो गया, आज रात हम लोग उस भूतिया बंगले की सैर पर चलेंगे, आरव ने उत्साहित होते हुए कहा। विजय उसके साथ जाना तो नहीं चाहता था, पर अगर वो नहीं जाएगा तो आरव उसे डरपोक समझेगा, और वैसे भी वो उसे अकेले तो नहीं जाने दे सकता था। इसलिए उसने भी जाने के लिए हाँ कर दी। बस फिर क्या था, दोनों बड़ी बेसब्री से रात होने का इंतज़ार करने लगे। रात के करीब 11 बज रहे थे। वो दोनों चुपचाप अपने रूम से निकले और अपनी अपनी साइकिल उठाई और निकल पड़े भूतिया बंगले की ओर। जैसे जैसे वो भूतिया बंगले की ओर बढ़ रहे थे, रास्ता सुनसान होता जा रहा था। जब वो भूतिया बंगले के सामने पहुंचे तो चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था, और वो भूतिया बंगला बाहर से ही बहुत डरावना लग रहा था। फिर हम दोनों बंगले के अंदर गए। अंदर बहुत अंधेरा था, इसलिए हम लोगों ने अपने साथ लाए हुए टॉर्च को जलाया और यहाँ वहाँ देखने लगे। जगह जगह जाले लगे हुए थे। दीवारों पर कई सुंदर पेंटिंग्स लगी हुई थी। हम लोग ऐसे ही पेंटिंग्स देख रहे थे कि तभी आरव बोला, अरे यार, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, चल ऊपर चल के देखते हैं। फिर हम दोनों सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगे कि अचानक विजय के जूते की लेस खुल गई। इस बात से बेखबर आरव सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाने लगा। उसे लगा विजय उसके साथ ही चल रहा होगा। आरव ऊपर की गैलरी में पहुंच गया था। गैलरी में भी कई पेंटिंग्स लगी हुई थी। अचानक से आरव ने सोचा कि विजय कुछ बोल क्यों नहीं रहा है, तो उसने पीछे मुड़कर देखा। विजय उसके पीछे ही खड़ा हुआ था। तो आरव ने बोला, क्या बात है, ऐसे चुप क्यों है? डर लग रहा है क्या? विजय ने कुछ नहीं बोला, बस अपनी गर्दन ना में हिला दी। आरव को थोड़ा अजीब तो लगा, पर फिर उसने सोचा कि विजय शायद थोड़ा डरा हुआ है। फिर वो दोनों आगे बढ़ने लगे। गैलरी के लास्ट में एक कमरा था जिसका दरवाज़ा जला हुआ था। आरव ने कहा, ये दरवाज़ा ऐसे जला हुआ क्यों है? चलो अंदर चल के देखते हैं। जैसे ही आरव दरवाजे को छूने वाला था, दरवाज़ा अपने आप खुल गया। ये देखकर आरव थोड़ा डर गया। बाहर से ही आरव ने टॉर्च की रोशनी अंदर डाली तो अंदर की हालत ख़राब थी। अंदर बहुत सी चीज़ें जली हुई थी। आरव ने कहा, अंदर जाना सही नहीं होगा, चलो वापस चलते हैं। ये कहकर जैसे ही आरव पीछे पलटने को हुआ, ठीक उसी वक्त किसी ने आरव को अंदर उस कमरे में धक्का दे दिया। आरव गुस्से से पलटा और विजय को कुछ कहने ही वाला था कि अचानक आरव के टॉर्च की रोशनी विजय के चेहरे पर पड़ी तो आरव एकदम से सन्न हो गया।
उसके मुंह से एक आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। विजय का चेहरा इस वक्त बेहद डरावना था और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। अचानक से वो दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया और पूरे कमरे में एक डरावनी हंसी गूंजने लगी। आरव बहुत चीखा, चिल्लाया, पर उसकी आवाज़ उसी कमरे में दब के रह गई। वहीं नीचे जब विजय ने अपनी लेस बांधने के बाद सामने देखा तो सामने कोई था ही नहीं। आरव तो कब का ऊपर जा चुका था। विजय भी धीरे धीरे ऊपर की ओर जाने लगा और आवाज़ भी दे रहा था आरव को। जैसे ही विजय ऊपर पहुंचा तो विजय के सामने एकदम से कोई आ गया। विजय थोड़ा हड़बड़ा गया, लेकिन जब उसने टॉर्च की लाइट जलाकर उसके चेहरे पर मारी तो उसने देखा, अरे ये तो आरव है। तो विजय ने कहा, अरे यार, कहाँ चला गया था तू? मैं तो डर ही गया था। लेकिन आरव ने कुछ नहीं कहा और वो वापस मुड़कर गैलरी में जाने लगा। विजय को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वो भी उसके पीछे हो लिया। विजय देख रहा था यहाँ भी दीवारों पर कई पेंटिंग्स लगी हुई हैं। पेंटिंग्स देखते देखते वो लोग गैलरी के आखिर में आ गए थे और आरव उसी दरवाजे के सामने जाकर खड़ा हो गया। विजय ने जब उस दरवाजे को देखा तो वो जला हुआ था। विजय कुछ कहता उससे पहले ही आरव उस दरवाजे के अंदर जा चुका था, तो विजय भी उसके पीछे जाने लगा। लेकिन जैसे ही विजय उस कमरे की तरफ बढ़ने वाला था कि तभी उसे गैलरी के दूसरी तरफ, जहाँ से वो लोग आए थे, वहाँ से एक आवाज़ आई, विजय रुक जा, उस दरवाजे के अंदर मत जाना। जैसे ही विजय ने ये आवाज़ सुनी तो वो समझ गया कि ये तो आरव की आवाज़ है। जब उसने टॉर्च की लाइट दूसरी तरफ की तो सामने आरव खड़ा था। विजय तो एकदम से चौंक गया। उसने सोचा अगर आरव यहाँ है तो दरवाजे के अंदर कौन है। जब विजय ने दरवाजे के अंदर वापस लाइट मारी तो अंदर भी एक आरव खड़ा था जो उसे अंदर आने का इशारा कर रहा था, और दूसरी तरफ गैलरी वाला आरव उसे अंदर जाने से मना कर रहा था। विजय को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और किसकी सुने। इतना तो वो समझ गया था कि दोनों में से एक ज़रूर छलावा है जो उसके दोस्त का रूप लेकर उसे छल रहा है। उसने लाइट की रोशनी गैलरी वाले आरव की ओर की तो उसने देखा कि आरव की आंखों में आंसू हैं। फिर उसने दरवाजे वाले आरव की ओर देखा तो वो अपनी आंखें झपका ही नहीं रहा था। उसका चेहरा एकदम सपाट था। विजय ने तुरंत गैलरी वाले आरव की तरफ दौड़ लगा दी। तभी पीछे से एक भयानक चीखने की आवाज़ आई। विजय ने तुरंत आरव का हाथ पकड़ा और वो लोग नीचे की ओर भागे, लेकिन सीढ़ियों पर से दौड़ते समय विजय का पैर मुड़ा और वो लुढ़कता हुआ नीचे गिर गया। आरव ने उसे देखा तो उसके माथे से खून निकलने लगा। फिर भी जैसे तैसे करके दोनों उस भूतिए बंगले से बाहर भागे, और जैसे ही उस बंगले से बाहर निकले तब कहीं जाके दोनों ने चैन की सांस ली। लेकिन जैसे ही उन्होंने बाहर का नज़ारा देखा तो दोनों एकदम से दंग रह गए, क्योंकि बाहर सुबह हो चुकी थी। लेकिन दंग होने वाली बात ये थी कि बाहर बहुत भीड़ जमा हुई थी और वो सारी भीड़ उसी भूतिया बंगले की ओर देख रही थी। जैसे ही उन दोनों ने बंगले की तरफ देखा तो दोनों ही बौखला गए, क्योंकि उस भूतिए बंगले के मेन गेट पर दो लोगों की लाशें लटकी हुई थी, और वो दोनों और कोई नहीं, विजय और आरव ही थे। अपनी खुद की लाश गेट पर टंगी देखकर दोनों एकदम से नीचे गिर पड़े और उन्हें याद आया कि विजय जब सीढ़ियों से नीचे गिरा था तो उसके सर से खून निकला था। दरअसल विजय के नीचे गिरते ही उसकी मौत हो गई थी और आरव को उस छलावे ने उस कमरे में बंद कर दिया था, जिससे आरव का दम घुटने लगा था और दम घुटने से ही उसकी मौत हो गई थी। दोनों अपनी लाशों को देख रहे थे और फिर उन्होंने उस भूतिए बंगले की ओर देखा तो एक खिड़की से वो छलावा उन्हें देखकर हंस रहा था। उसकी हंसी की गूंज उन दोनों के कानों में बराबर गूंज रही थी। इस बात को आज 10 साल हो गए हैं और बहुत से लोग इस बात को भूल गए हैं। तभी रात के 11 बज रहे थे और दो लोग उसी भूतिए बंगले के सामने खड़े हैं। देखने से ही वो स्टूडेंट लग रहे हैं और वो दोनों उस बंगले की तरफ बढ़ रहे हैं। अब उनके साथ आगे क्या होगा ये या तो वो लोग जानते हैं या फिर। तो दोस्तों, हमारी आज की पहली कहानी हम यहीं समाप्त करते हैं। अब बढ़ते हैं हमारी दूसरी कहानी की ओर। ये कहानी मुझे मेरी माँ ने सुनाई थी। मेरी माँ एक छोटे से शहर से संबंध रखती है और ऐसा माना जाता है
कि उस गांव में कुछ बुरी शक्तियां भी वास करती हैं। ऐसी ही एक बुरी आत्मा से सामना हुआ था मेरे नाना जी का। वो चुड़ैल थी, खुले बालों और सफ़ेद भयानक चेहरे वाली चुड़ैल। ठंड का समय था, शहर में घना कोहरा छाया हुआ था। मेरे नाना एक बड़े अधिकारी थे। रोज़ की तरह उस दिन जब मेरे नाना अपना काम ख़त्म करके दफ्तर से घर की ओर जाने लगे तो रास्ते में पड़ने वाले बाजार से वो कुछ सामान लेने के लिए रुके। उनके बाकी साथी आगे चले गए और वो पीछे छूट गए। सामान लेते लेते उन्हें टाइम का पता ही नहीं चला और जब नाना जी ने अपनी घड़ी देखी तो टाइम देखकर उन्हें लगा कि आज घर पहुंचने में बहुत देर हो जाएगी। उन्होंने सोचा जंगल के रास्ते अगर जाऊं तो जल्दी पहुंच जाऊंगा, इसीलिए उन्होंने जंगल की ओर गाड़ी घुमा ली। काफ़ी अंधेरा हो गया था। नाना जी तेज़ गति के साथ गाड़ी चला रहे थे, लेकिन उनकी गाड़ी के आगे एक औरत आ गई। उन्हें झटके से ब्रेक मारने पड़े और जो औरत गाड़ी के सामने आई थी वो तेज़ तेज़ रो रही थी। नाना जी को लगा कि वो ज़रूर किसी मजदूर की पत्नी होगी जो रास्ता भटक गई है। रास्ता सुनसान था, इसीलिए उन्होंने सोचा कि इस महिला की मदद की जाए। उन्होंने उस औरत से पूछा कि वो यहाँ अकेले क्या कर रही है। उसने कोई जवाब नहीं दिया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। ऐसा लग रहा था मानो सारा जंगल उसकी आवाज़ से गूंज रहा हो। नाना जी ने पूछा कि उसका घर कहाँ है, तो भी वो कुछ नहीं बोली। नाना जी ने उसे बोला कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, सुबह तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। वो नाना जी के साथ चलने के लिए तैयार हो गई और गाड़ी के पीछे वाली सीट पर बैठ गई। रीति रिवाज के कारण उसने अपने सिर पर घूंघट डाल रखा था, जिसकी वजह से उसका चेहरा छिपा हुआ था। घर पर सब नाना जी का इंतज़ार कर रहे थे और जैसे ही गाड़ी की आवाज़ आई सब भाग कर इकट्ठा हो गए। जब उस महिला के बारे में घर में पूछा गया तो नाना जी ने सारी कहानी बताई। नाना जी ने कहा कि आज खाना यही बना देगी, लेकिन मेरी माँ को उस महिला पर शक हो गया था। उन्हें लगा कि ये कोई चोर है जो घर का सामान चुरा कर भाग जाएगी। माँ ने उसे रसोई में जाकर खाना बनाने को कहा और वो बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चली गई। रसोई में से अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। बस रसोई में सारा सामान रखवा कर मेरी माँ ने उसे कहा कि सब भूखे हैं, इसीलिए जल्दी खाना बना दे। उसे रसोई में भेज तो दिया, लेकिन माँ का मन अभी भी शांत नहीं हुआ। 10 मिनट बाद माँ रसोई में पहुंची तो उन्होंने देखा कि अभी तो वो थैले में से मछलियाँ निकाल ही रही थी। ये देखकर माँ को गुस्सा आ गया। उन्होंने उसे बोला कि अभी तक तुमने खाना बनाना शुरू नहीं किया, कब बनेगा और कब हम खाएंगे। उस महिला का चेहरा अभी भी ढका हुआ था, इसीलिए किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा था। माँ उसका चेहरा देखने की कोशिश करती रही, लेकिन उन्हें इसकी झलक भी नहीं दिखाई दी। माँ ने कहा कोई ज़रूरत हो तो बुला लेना, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोली। उन्हें लगा कि शायद अनजान लोगों से डर रही होगी। माँ रसोई से चली गई, लेकिन जब 10 मिनट बाद वो फिर वापस आई तो रसोई का दृश्य देखकर माँ डर गई। उनके पैर जैसे वहीं जम गए, उनके गले की आवाज़ नहीं निकल रही थी। उन्होंने देखा वो औरत रसोई के स्लैब पर बैठकर कच्ची मछलियाँ खा रही है। सारी रसोई में हड्डियाँ और मांस के टुकड़े बिखरे पड़े हैं। उसके सिर का घूंघट भी उतरा हुआ था। उसका चेहरा बेहद खौफनाक था। बाल बहुत बड़े और नाखून एकदम काले। वो मछलियाँ खाने में मगन थी, इसीलिए उसका ध्यान माँ पर नहीं गया। माँ भी चिल्लाई नहीं कि कहीं वो और ज़्यादा खतरनाक ना हो जाए। माँ ने एक थाल उठाया और वो चूल्हे में से जलता हुआ कोयला उठाकर उसकी तरफ दौड़ी। कोयला उस चुड़ैल पर फेंक दिया। आग की जलन की वजह से वो डायन तेज़ तेज़ आवाज़ें निकालने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर सारा घर इकट्ठा हो गया। उसे आग दिखाकर घर से बाहर निकाला गया। उसकी आवाज़ इतनी तेज़ थी कि आसपास के लोगों का भी बाहर जमावड़ा लग गया। वो डायन लोगों की भीड़ को हटाते हुए जंगल की तरफ दौड़ी। सारे लोग डर के मारे कांप रहे थे और मेरी माँ की हिम्मत की दाद भी दे रहे थे कि अगर उन्होंने सही समय पर कोयले से उस डायन को भगाया नहीं होता तो ना जाने क्या हो जाता। तो दोस्तों, यहाँ समाप्त होती है हमारी दूसरी कहानी, उस डायन का साया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की 2 कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपका भी इसी तरह का कोई एक्सपीरियंस हो
तो मुझसे अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। डिस्क्रिप्शन में दी हुई मेरी लिंक पर आप अपनी कहानी लिखकर भेज सकते हैं, ताकि मैं उसे आपके लिए सभी के साथ शेयर कर सकूं अपने इस चैनल पर। धन्यवाद।